Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this particular video I will start chapter first from the chapter of history book class 12th स्टूडेंट्स के लिए एंड स्पेशली ये वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए है और जिसका मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 1 से। और ये सीरीज़ रहेगी, चैप्टर सारे आपके कवर किए जाएंगे और कोशिश रहेगी 2-3 पार्ट्स में आपका चैप्टर कवर हो जाए एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट मिलेंगे आपको फ्रॉम द बुक और एक एक लाइन के साथ हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट का हमारा नाम है हिस्ट्री का ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन है हमारी प्राचीन इतिहास को जानने के लिए। भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं हम 12th क्लास में, तो उसका जानने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईंट पता है सबको, ईंट किसे कहते हैं? मनके कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ। मनके कहते हैं हम बीड्स को, मोतियाँ कह सकते हैं, या आपने देखा होगा कि एक मनके होते हैं, बाट होते हैं, उसी की तरह एक मनके होते हैं मोती की तरह, नग की तरह। तथा अस्थियाँ यानी कि हड्डियाँ, जो लोग मर जाते हैं उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं, उसके जो डेड बॉडी बन जाती है उसी को अस्थियाँ कहते हैं। तो इसी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, यहाँ चित्र 1 की इमेज है, ये 1.1 आपकी एनसीईआरटी बुक में। और ये है एक हड़प्पाई मोहर, ये एक हड़प्पाई मोहर है। हड़प्पा में इस तरह की मोहर चलती थी, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक फ़िश बनी हुई है, ये एक फ़िश बनी हुई है, और ये अलग अलग तरह के, उनकी ये भाषा है हड़प्पा वालों की, और वो अपनी भाषा में इन चिन्हों का प्रयोग करते थे। ये अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करते थे वो अपनी भाषा में, मछलियों के और अगर अलग अलग जानवरों के। उनकी भाषा को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, समझ नहीं पाया है, कोई भी इतिहासकार, बड़े से बड़े इतिहासकार। ये मोहर देख सकते हैं आप, ये जो मोहर है हड़प्पा की, इस पर एक ये जानवर बना हुआ है, ये जो जानवर है ये जानवर बना हुआ है हड़प्पा की मोहर पे, और इसी तरीके के जानवर और भी मिलते हैं मोहरों पे। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इस पैराग्राफ से। हड़प्पाई मोहर, जैसे कि हमने चित्र में देखा, संभवतः ये संभव है कि हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उसकी हड़प्पा की या सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे पुरानी विशिष्ट पूरा वस्तु है वो हड़प्पा की मोहर है। विशिष्ट पूरा वस्तु मतलब जो सबसे स्पेशल मानी जाती है, कोई एक स्पेशल थिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो क्या है? हड़प्पा की मोहर, जो कि सेलखाड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है। ये हड़प्पा की मोहर किससे बनाई गई है? सेलखाड़ी पत्थर से। इन मोहरों पर सामान्यतः रूप से जानवरों के चित्र मिलते हैं। मोहरों का हड़प्पा में जो मोहर होती है उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले बताया, जो सबसे हड़प्पा सभ्यता की कोई स्पेशल चीज़ है तो वो है हड़प्पा की मोहर। पूरा वस्तु है, एक विशिष्ट है, स्पेसिफिक है, स्पेशल मानी जाती है। और ये कौन से पत्थर से बनाई जाती है? सेलखाड़ी नाम के एक पत्थर से। और मोहरों पर क्या बना रहता है? मोहरों पर जानवरों के चित्र बने रहते हैं। तथा एक ऐसी लिपि यानी कि लिपि कहते हैं हर भाषा की एक लिपि होती है, लिखने का तरीका। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, इसी तरीके से हड़प्पा की जो लिपि है उसके चिन्ह उत्कीर्ण हैं, उत्कीर्ण यानी कि उभरे हुए हैं उस मोहर पे, हड़प्पा की मोहर पे, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, कोई भी अभी तक पढ़ नहीं पाया है। ये एक रहस्य है कि इसमें क्या लिखा है, कि कोई आज तक नहीं पढ़ सका है इनकी लिपि को, इनकी भाषा को। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में बसे जो जीवन के विषय में, लोगों के हमें जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई वस्तुएं, जो लोगों ने छोड़ दी हैं वहाँ पर वस्तुएं, जैसे उनके आवास, मित्र भांड यानी कि जो भी वो बर्तनों का प्रयोग करते थे, आभूषण, वो किस आभूषण का, ज्वेलरी का यूज़ करते थे, औजार किस औजार का यूज़ करते थे, या जो भी मोहरें मिली हैं वहाँ से। दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों यानी कि जो एविडेंस मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं जो एविडेंस मिले हैं, उन सभी एविडेंस से हमें पता लग पाया है, उसके माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम ये अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है। जो अलग अलग पुरातात्विक, हम इंग्लिश में कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो उनको जो भी एविडेंस मिलते हैं कहीं भी सभ्यता से, किसी भी जगह से पुरानी चीज़ मिलती है, तो वो उसके बारे में कैसे व्याख्या करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि ये कितनी पुरानी चीज़ है।
और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ सकता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी ज़िंदगी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहें। परे हैं का मतलब ये हो गया, और यानी कि कुछ हड़प्पा सभ्यता की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको पुरातात्विक या इतिहासकार, बड़े से बड़ा इतिहासकार अभी तक नहीं समझ पाया है। कोई ऐसी रहस्यमय चीज़ें हैं इसमें। इस जैसे कि हमने लिपि का ही बात करी, लिपि भी इसकी ऐसी है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और भी चीज़ें हैं, हम आगे आगे देखेंगे। ये आपको दिख रहे हैं ये औजार, ये हड़प्पा सभ्यता के मनके हैं, बाट हैं, फलक हैं। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मनके, बाट और फलक, चित्र 1.2 में। अब ये देख सकते हैं आप, ये मनके हैं बड़े बड़े, वहाँ के ये मनके हुआ करते थे। हड़प्पा में इस तरह के मनके होते थे, ये मोती टाइप से। और ये बाट हैं जिसका यूज़ किया जाता था सामान को तराजू में तोलने के लिए। और ये भी है बाट, ये सब हैं। फलक, इनको हम फलक कहते हैं। पारिभाषिक शब्द स्थान तथा काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। कई बार पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में या क्वेश्चंस में, हड़प्पा संस्कृति किसे कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। अब हमने देखा कि हड़प्पा की संस्कृति किसे कहा जाता है? इसी हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को। और जो पुरातात्विक है, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, वो संस्कृति जो एक शब्द है ना, इसका प्रयोग करते हैं किस चीज़ के लिए? एक ऐसे समूह के लिए, एक ऐसे ग्रुप के लिए जो एक विशिष्ट शैली के, स्पेशल जो लोग होते हैं उनके लिए करते हैं। और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरें आती हैं, मनके आते हैं, बाट और पत्थर के फलक आते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं विशिष्ट पुरावस्तुओं में। अब हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है मोहरे, मनके, बाट और पत्थर के फलक, जैसे हमने चित्र में देखा 1.2 चित्र में, और पक्की ईंटें से मिलित हैं इन सब में। ये वस्तुएं अफगानिस्तान में मिलती हैं, जम्मू में, बलूचिस्तान में जो कि आज पाकिस्तान के अंदर है एक जगह बलूचिस्तान, तथा गुजरात जो कि इंडिया के अंदर है, भारत जैसे क्षेत्रों से मिली हैं जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से बहुत दूर डिस्टेंस में है, लेकिन हमें सेम चीज़ दूर जगहों से मिली है। जैसे एक चीज़ भारत से मिली है तो एक चीज़ पाकिस्तान के एक जगह से मिली है बहुत डिस्टेंस, लेकिन सेम चीज़ पाई गई है। इससे हमें पता लगता है कि ये एक बड़े क्षेत्रफल में फैली गई सभ्यता थी। इस सभ्यता का नाम कैसे पड़ा? हड़प्पा क्यों कहा जाता है इसको सिंधु घाटी क्यों कहा जाता है, ये भी जानना ज़रूरी है। इस सभ्यता का नामकरण जो है हड़प्पा नामक स्थान, यानी कि हड़प्पा जो नाम का एक जगह है जहाँ ये संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, उसके नाम पर किया गया है। इसका मतलब समझ आया? हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहली बार जो ये संस्कृति है, इनका जो कल्चर है, ये जो पूरी सभ्यता है, सबसे पहले जो खोजे गया जगह थी ना, ये हड़प्पा सभ्यता अलग अलग जगहों में, कुछ जगह भारत में, कुछ जगह पाकिस्तान में भी है, लेकिन जो सबसे पहला खोजा गया जगह थी वो थी हड़प्पा, जिसको पुरातात्विक ने सबसे पहले खोजा था, वो हड़प्पा नामक जगह थी, हड़प्पा नामक स्थान, इसलिए इसका नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ गया। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया जाता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने की बात है, 2600 से 1900 तक ये चली। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थीं, यानी कि इस सभ्यता से पहले भी लोग रहते थे और बाद में भी रहते थे। आरंभिक तथा प्रवर्ती हड़प्पा कहा जाता है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता से पहले वाले जो लोग थे, जो कोई पहले लोग रहते थे, उनको कहा जाता है आरंभिक, यहाँ लिखा है आरंभिक। और जो हड़प्पा के बाद वाले लोग थे उनको कहा जाता है परवर्ती हड़प्पा। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ताकि ये हड़प्पा से थोड़ा अलग देख लें, तो फिर इसको विकसित हड़प्पा कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति। अब यहाँ तक हमने पढ़ा है एक पेज का फर्स्ट इंट्रोडक्शन टाइप। अब हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जैसे बीसी होता है, हिस्ट्री में डेट आती है बीसी, एडी, इसका मतलब है आपको पता होना चाहिए। बीसी मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, एडी मतलब बीसी बिफोर कॉमन एरा, एडी एनो डोमिनी। अब ये दोनों कहाँ लगते हैं, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, इस पर ये पिंक वाला पैराग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ते हैं और समझ आ जाएगा। अंग्रेजी में बीसी, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, अंग्रेजी में बीसी जो होता है, हिंदी में उसको कहते हैं ईसा पूर्व। बीसी को कहा जाता है ईसा पूर्व, इंग्लिश में कहेंगे बीसी, हिंदी में कहेंगे ईसा पूर्व, जिसका तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट,
BC का मतलब है ईसा पूर्व और इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व से है यानी कि बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व। कभी कभी आप तिथियों से पहले AD यानी कि हम डेट से पहले क्या लगा देते हैं, AD लगा देते हैं, AD का यूज़ करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में ईसवी कहा जाता है। AD को ईसवी और BC को ईसा पूर्व हिंदी में नाम है। अब AD का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी। इसको अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें, AD को क्या कहेंगे, एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है ये, एनो और डोमिनी से, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलके बना है ये। तथा इसका तात्पर्य है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। AD कब यूज़ होता है, AD मतलब ईसवी का प्रयोग हम करते हैं ईसा मसीह के जन्म से के बाद से, या जब जन्म के स्टार्टिंग के पॉइंट से हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, यहाँ पर समझते हैं, ये एक लाइन बना लेते हैं इधर। हिस्ट्री में जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में हम जब भी AD BC ये सब चीज़ आती हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ईसा मसीह के जन्म जब होता है तो उससे पहले वाले को हम BC कह देते हैं और उसके पश्चात बाद वाले को हम AD कह देते हैं, एनो डोमिनी, जिसको ईसवी कहा जाता है। अगर हम मान लें यहाँ पर पिंक पॉइंट पर्पल लाइन से करते हैं, यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म मान लेते हैं, यहाँ पर हुआ जन्म, इस पॉइंट पर जन्म हुआ यानी कि इस समय, और इसको माना जाता है 0, इस समय जन्म हुआ। तो इससे पहले वाले ये जो होंगे जितने भी ये हैं, इससे पहले वाले, इसमें आ जाएगा BC यानी कि जिसको हम कहेंगे, यहाँ लिख देते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, ईसा पूर्व कहेंगे। और ईसवी किसको कहेंगे, ईसवी कहेंगे इधर जन्म के बाद जितनी भी समय आ रहा है ये वाला, इसको कहेंगे AD एनो डोमिनी। और हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे ईसवी। ये है पूरा शेड्यूल जो कि आपको पता होना चाहिए। पूरा जो हिस्ट्री का टाइमलाइन बनती है वो इसी से बनती है। 0 पे माना जाता है ईसा मसीह का जन्म, और उससे पहले वाला BC, BC मतलब बिफोर मतलब या पूर्व मतलब पहले, याद हो जाएगा, जन्म से पहले ईसा पूर्व, जन्म के बाद ईसवी। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के बाद से एनो डोमिनी AD यानी ईसवी का प्रयोग करते हैं आजकल। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है, जो हुआ है उसको आप यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो आप पर डिपेंड करता है। क्या चेंज है, आजकल AD की जगह CE, AD की जगह जब हम AD की बात करते हैं, जैसे ईसवी की बात करते हैं, तो उसकी जगह हम CE का ही प्रयोग करने लग गए हैं, और BC की जगह हम BCE का प्रयोग करने लग गए हैं। यानी कि चेंज क्या हुआ है, ये जैसे BC था तो BC को हमने कर दिया BCE, ये कर दिया है, और AD को कर दिया है CE। ये किसी न्यू जो बुक देखते हैं हम तो उसमें AD को, ईसवी को लिखा रहता है CE कॉमन एरा, जिसका मतलब है कॉमन एरा, ईसवी को कॉमन एरा, और BC को यानी ईसा पूर्व को BCE बिफोर कॉमन एरा, ऐसे भी कर देते हैं। तो ये दोनों ही सही है, आप ये यूज़ करिए या ये करिए या ये, इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं और इन दोनों में से भी आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसलिए बता दिया। AD की जगह CE और BCE की जगह BC की जगह BCE, बस E एक्स्ट्रा लग गया है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, CE मतलब C से कॉमन, E से एरा, कॉमन एरा, और BCE, B से बिफोर, C से कॉमन, E से एरा, बिफोर कॉमन एरा, इसके लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। बहुत सारे देशों में अब CE का यूज़ करने लग गए हैं, CE को ज़्यादा वैल्यू देने लग गए हैं पहले वाले के अकॉर्डिंग, तो इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा बुक्स में हमें देखने को मिलता है, उसकी जगह हमें CE देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर कहीं पुरानी बुक में हमें BC देखने को मिलेगा तो BC, AD देखने को मिलता था तो CE हो गया है। तो अधिकांश देशों में कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। इस पुस्तक में हमने BC के लिए ईसा पूर्व, CE के लिए BP के लिए वर्तमान से पहले, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली चीज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम जानने की ज़रूरत भी नहीं। अगर हम स्टार्टिंग करें, आरंभ करें, तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या हमें पढ़ने के लिए दिया गया है।
इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी, यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ रहते थे, बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारे कल्चर के लोग रहा करते थे हड़प्पा जगह में। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मित्रभांड शैली के लिए संबंध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन, कुछ शिल्पकार के साक्ष्य भी मिलते हैं। और वहाँ पर पशुपालन, जो पशुओं को पालन करते थे लोग, जानवरों को चराते थे, वो उनके साक्ष्य, उनके सबूत मिले हैं और एविडेंस मिले हैं। कृषि के मिले हैं कि खेती भी होती थी, और बर्तन भी मिलते हैं, और शिल्पकार भी मिलते हैं। शिल्पकार मतलब जो कोई भी क्राफ्टिंग का काम करते हैं उनको शिल्पकार कहा जाता है, तो उसके भी एविडेंस हमें मिले हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। बस्तियां क्या थी? छोटी छोटी होती थी, कोई बड़ी बड़ी जगह नहीं थी, छोटी छोटी बस्तियां होती थी, और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर थी, यानी बड़े आकार की संरचना तो हमें मिलती ही नहीं थी। छोटी छोटी संरचना मतलब स्ट्रक्चर कोई भी घर का स्ट्रक्चर है, किसी भी कहीं का स्ट्रक्चर है, तो वो बड़े आकार का नहीं मिलता था। छोटी बस्तियां होती थी और छोटे छोटे घर बने रहते थे, छोटी छोटी चीज़ें बनी रहती थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों पर त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच कर्म भ्रंग था। यानी यहाँ पर हमें क्या जानने को मिला कि कुछ स्थलों पर बहुत बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत मिलते हैं कि वहाँ लोगों को जलाया गया है। मरने के बाद जैसे जला दिया करते हैं, तो ऐसे संकेत भी मिलते हैं। तथा कुछ अन्य स्थलों पर और कुछ दूसरे स्थल हैं तो वहाँ पर त्याग दिए जाने के संकेत मिलते हैं। जैसे त्याग दिया है, उसको जिस किसी भी सामान को यूज़ किया है और इस्तेमाल करने के बाद हमने उसको त्याग दिया है, उसका अब यूज़ नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है, तो उसको फेंक दिया है, ऐसे संकेत मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक जो शुरू के हड़प्पा थे और हड़प्पा सभ्यता के बीच कर्म भ्रंग था। यानी कर्म भ्रंग का मतलब है कि थोड़ा सा डिफरेंस था, बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं मिलती, थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। निर्वाह के तरीके, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 में। होप कि आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आप लाइन बाय लाइन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और आपको अच्छे से चैप्टर समझ आ जाता है। आपका फिर एक ऐसा क्वेश्चन भी नहीं रहता जो आप ना कर पाएँ। आप कुछ ना कुछ एग्जाम में अच्छा सा अपना आंसर बनाकर लिखकर ज़रूर आते हैं अगर आप हिस्ट्री को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको लाइन बाय लाइन ही खुद से पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, और नोट्स भी इंपॉर्टेंट चीज़ के खुद बनाने चाहिए। किसी और के नोट्स पे हम बिलीव नहीं कर सकते कि कोई इंसान हमें नोट्स प्रोवाइड कर रहा है तो उसने कोई पॉइंट मिस नहीं किया होगा। हो सकता है उसने कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया होगा जो आपको पूरी हिस्ट्री की बुक लाइन बाय लाइन पढ़ने से ही पता लग पाएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने से आपके मार्क्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं एग्जाम में। सो फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम निर्वाह के तरीके पढ़ेंगे और अपनी ये वाली सी एक टेबल कंप्लीट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कर दें चैनल को, वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। सो थैंक यू।